हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको प्री चौसेरियन एज से कनेक्टेड वीडियो दिया था, प्री चौसेरियन एज और चौसेरियन एज से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनका पार्ट 1 मैंने दिया है। आज मैं आपके लिए उसी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पोइट्री से कनेक्टेड प्री चौसेरियन एज और चौसेरियन एज से कनेक्टेड ये सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। और मुझे पूर्ण आशा है फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकंड पार्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी आगामी परीक्षाएं चाहे जूनियर सुपर टेट की हो, एलटी की हो या जीआईसी लेक्चरर की हो, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियो। तो स्टार्ट करता हूं मैं दूसरा वीडियो। आज का पहला हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ है आपके लिए, फिर लिखा है प्री चौसेरियन एंड द एज ऑफ चौसर पोइट्री पार्ट 2, यानी कि प्री चौसेरियन एंड द एज ऑफ चौसर, और वो भी पोइट्री सेक्शन और पार्ट 2 यानी कि वीडियो नंबर 2। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। चौसर हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रेजेंटिंग एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ हिज टाइम्स बिकॉज चौसर हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रेजेंटिंग एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ हिज टाइम्स बिकॉज चौसर साहब की आलोचना हुई क्योंकि उन्होंने अपने समय की, अपने समकालीन समय की इनकम्प्लीट पिक्चर प्रदर्शित की, क्योंकि ही ओवर एम्फेसिस द राइट्स ऑफ द लोअर क्लास, ही एक्सक्राइब्रेस। पहला ऑप्शन ही ओवर एम्फेसाइज द राइट्स ऑफ द लोअर क्लास, दूसरा है ही एक्सग्रेट्स द कोल्डली बेनिवोलेंस, सी ऑप्शन है ही राइट्स फॉर द कोल्ड एंड कल्टिवेटेड क्लासेस एंड नेग्लेक्ट्स द सफरिंग ऑफ द पुअर, और डी है ही सपोर्ट्स द लॉयल्टी एंड पीसेंट्स रिवॉल्यूशन टू फर्वेंटली। तो भैया चौसर साहब की आलोचना हुई क्योंकि उन्होंने इनकम्प्लीट पिक्चर की है, प्रदर्शित की है अपने समय की, क्योंकि उन्होंने कोर्ट और कल्टिवेटेड क्लास के बारे में ज़्यादा लिखा और उस समय जो लोगों की समस्याएं थीं, गरीब लोग थे, उनको नेगलेक्ट किया है, इस कारण से उनकी आलोचना होती है। तो पहले का ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन द कैंटरबरी टेल्स द वैरायटी ऑफ पिलग्रिम्स आर गोइंग टू। मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है चौसर साहब का, हम सब ने पढ़ा है कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स जो है चौसर साहब का, उसमें पिलग्रिम्स की यात्रा कहाँ से, मतलब पिलग्रिम्स की यात्रा कहाँ तक है, कहाँ जा रहे हैं सब पिलग्रिम्स। द टॉम्ब ऑफ सेंट जॉन बोल्टर, द टॉम्ब ऑफ सेंट थॉमस बैकेट, टू द टॉम्ब ऑफ सर जोसेफ, या टू द कैंटरबरी कैथेड्रल होमेज। तो हम सबको पता है इसका आंसर बी है, सही है, द टॉम्ब ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। थर्ड क्वेश्चन आता है, इन प्रोलोग एंड कैंटरबरी चौसर एम्प्लॉयड द। चाहे कैंटरबरी टेल्स पढ़िए, चाहे कैंटरबरी टेल्स का प्रोलोग पढ़िए, उसमें चौसर साहब ने किस चीज़ को एम्प्लॉयड किया है, ऑटेवा रेमा, राइम रॉयल, हीरोइक कपलेट, या बोथ ए एंड सी। तो भैया प्रोलोग और कैंटरबरी टेल्स में चौसर साहब ने जो यूज़ किया है वो है हमारा हीरोइक कपलेट। कौन सा स्टैंजा फॉर्म यूज़ किया है, हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट आता है आपका, हु वॉज द मोस्ट जॉबियल होस्ट इन द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो मोस्ट जॉबियल आपका होस्ट है, आपको उसका नाम बताना है, मिलर, नाइट, हैरी वैली, या जॉन। तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, द मोस्ट जॉबियल होस्ट इन द कैंटरबरी टेल्स इज हैरी वैली, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है फोर्थ का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द फिक्शनल इन वेयर द पिलग्रिम्स मीट इन द कैंटरबरी टेल्स इज। कैंटरबरी टेल्स में सभी तीर्थयात्री जिस काल्पनिक सराय में मिलते हैं, आपको उस इनका नाम बताना है, कैंटरबरी, टैबर्ड, प्रिंस टाउन, या नन। तो सराय का नाम है आपका टैबर्ड, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, टैबर्ड सराय, ठीक है ना, क्वेश्चन 5 का बी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रोज ओनली इन द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में कौन सी ऐसी टेल है जो कि प्रोज में है। किसकी टेल है प्रोज में, स्क्वायर्स की टेल, चौसर्स टेल ऑफ मेलाइबी, नाइट्स टेल, या नन। तो भैया कैंटरबरी टेल्स के अंतर्गत चौसर की जो टेल है ऑफ मेलिबी से कनेक्टेड, वह आपकी काय में है, प्रोज में है, चौसर्स टेल ऑफ
Melville is in prose. Now the next question is question number 7. Name the famous poet Chaucer met in the wedding of Lionel of Antwerp. आपको उस पोइट का नाम बताना है, पोइट या पोइट्स का, जिससे चौसर साहब की मुलाकात हुई थी वेडिंग ऑफ लियोनिल ऑफ एंटवर्प। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा भी जा चुका है। तो आपको उस पोइट या पोइट्स का नाम बताना है जिससे चौसर साहब की मुलाकात हुई थी लियोनिल ऑफ एंटवर्प की वेडिंग में, विवाह में। तो ऑप्शन आपके सामने है डेंटे, जॉन हैकबोर्ड, जीन फ्रॉयसर्ट एंड पेट्रच या डेंटे एंड पेट्रच। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसका, जीन फ्रॉयसर्ट और पेट्रस साहब से मुलाकात हुई थी चौसर साहब की वेडिंग ऑफ लियोनिल ऑफ एंटवर्प से। ठीक है ना, एंटवर्प की विवाह में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इन लैंगलैंड्स पायर्स द प्लोमैन द फाइनल अपीयरेंस ऑफ पायर्स इज एज। जब हम विलियम लैंगलैंड साहब का वर्क पायर्स ऑफ प्लोमैन पढ़ते हैं तो पायर्स ऑफ प्लोमैन में पायर्स का जो फाइनल अपीयरेंस है वो किस रूप में दिखाया गया है? जीसस, द होली ट्रिनिटी, चैरिटी या द गुड सैमरिटन। तो भैया ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, द गुड सैमरिटन के रूप में पायर्स का लास्ट अपीयरेंस, फाइनल अपीयरेंस दिखाया गया है। 9 नंबर, पायर्स प्लोमैन हैज ए सब टाइटल, इज इट। विलियम लैंगलैंड साहब का पायर्स द प्लोमैन जो है या पायर्स प्लोमैन जो है उसका एक सब टाइटल भी है। आपको उसका सब टाइटल का नाम बताना है, ए पिलग्रिम, पिलग्रिम या द ट्रूथ, ए विजन या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, राइट आंसर है आपका ए विजन। पायर्स प्लोमैन का एक सब टाइटल है जिसका नाम है ए विजन। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ ए ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेबल। हु इज द ऑथर ऑफ ए ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेबल। ये ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेबल के लेखक का नाम आपको बताना है, चौसर, लैंगलैंड, बार्बर, गॉबर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, विलियम लैंगलैंड साहब के द्वारा लिखा हुआ वर्क है ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। कन्फेसियो एमेंटिस रिटन बाय गॉबर इज बेस्ड ऑन। एक बहुत फेमस वर्क है कन्फेसियो एमेंटिस, जिसको कि गॉबर साहब ने लिखा, गॉबर साहब के द्वारा लिखा गया कन्फेसियो एमेंटिस जो है वह किस चीज़ पर आधारित है? मोरल टीचिंग पर, एडवेंचर पर, लव पर या बोथ बी एंड सी। तो भैया कन्फेसियो एमेंटिस जिसके रचनाकार गॉबर साहब हैं, उनका ये वर्क जो है वो आधारित है लव यानी कि प्रेम पर। क्वेश्चन 12। इन विच लैंग्वेज डिड लॉलेट्स प्रीच कॉमन पीपल। लॉलेट जो थे वह आम लोगों को किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? लॉलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जब हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट पढ़ते हैं तो जो क्रिश्चियनिटी में जो दूसरा समुदाय था जो कि मार्टिन लूथर को अपना आइडियल मानते थे, उनके जो फॉलोअर थे उनको लॉलेट्स कहा जाता था। तो आपसे यही पूछा गया है कि लॉलेट्स लोगों को किस भाषा में प्रीच किया करते थे? फ्रेंच, इंग्लिश, इटालियन, स्पेनिश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, इंग्लिश। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल वॉज कैरीड आउट बाय निकोलस ऑफ हेरफोर्ड एंड। देखिए, बाइबल का एक ट्रांसलेशन हुआ जिसको कि निकोलस ऑफ हेरफोर्ड और उनके साथ एक और व्यक्ति ने मिलकर किया था। दूसरे व्यक्ति का आपको नाम बताना है, जॉन बाइक्लेफ, जॉन मैंडरेल, जॉन पुरवे या विलियम। तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन पुरवे, यानी कि निकोलस ऑफ हेरफोर्ड और जॉन पुरवे ने मिलकर ट्रांसलेशन किया था बाइबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज नेटल इन चौसर्स गार्डन ऑफ पोइट्री। किसने अपने आप को नेटल इन चौसर्स गार्डन ऑफ पोइट्री कहा है? ध्यान सुन लीजिए, किसने अपने आप को नेटल इन चौसर्स गार्डन ऑफ पोइट्री कहा है? ऑप्शन आपके सामने है, यूस्टेच डेस्चैम्प्स यानी यूस्टेच डेस्चैम्प्स, जॉन गॉबर, जॉन गाउंट या थॉमस यूएसके। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, यूस्टेच डेस्चैम्प्स ने कहा है अपने आप को नेटल इन चौसर्स गार्डन ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया, द पोएम ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इज बेस्ड ऑन डैश वर्क। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो पोएम है वह
किसके वर्क पर आधारित है? बोकैकियो के, डेंटे, पेट्रच के या बार्बर के? तो भैया ऑप्शन ए राइट आंसर है, बोकैकियो साहब के वर्क पर आधारित है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। 16 नंबर, हाउस ऑफ फेम इज बेस्ड ऑन फॉर्म। हाउस ऑफ फेम जो वर्क है वह आधारित है किस फॉर्म पर? रियलिस्टिक, वर्चुअल इमेजिनेशन, ड्रीम विजन या रिलीजियस? तो हाउस ऑफ फेम जो है वो आधारित है ड्रीम विजन पर, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग द इटालियन पीरियड द रिवार्ड ऑफ ए गैलन ऑफ वाइन वॉज अवॉर्डेड टू या फॉर? यानी कि इटालियन पीरियड में एक रिवार्ड दिया जाता था गैलन ऑफ वाइन, तो ये अवार्ड किसके लिए और किसको दिया जाता था? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, गेटिंग मैरिड टू ए क्वीन, एक रानी से विवाह करने पर ये अवार्ड मिलता, रिवॉर्ड दिया जाता था। फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन फॉरेन कंट्री, विदेश में आउटस्टैंडिंग वर्क करने के लिए दिया जाता था। फॉर आर्टिस्टिक अचीवमेंट, किसी आर्टिस्टिक अचीवमेंट के लिए दिया जाता था। या फॉर एंडिंग 100 ईयर्स वॉर, या 100 वर्ष की युद्ध की समाप्ति पर दिया गया। तो आंसर है भैया ऑप्शन सी, फॉर आर्टिस्टिक अचीवमेंट। आर्टिस्टिक अचीवमेंट के लिए उस समय इटालियन पीरियड जब था तो ये गैलन ऑफ वाइन रिवॉर्ड के रूप में दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 18। डैश इज द लॉन्गेस्ट एंड फाइनेस्ट पोएम ऑफ द इटालियन पीरियड ऑफ चौसर। चौसर साहब का जो इटालियन पीरियड है उनकी लाइफ को हम 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, वो किया गया है। तो उनका जो इटालियन पीरियड था, इटालियन पीरियड की लॉन्गेस्ट और फाइनेस्ट पोएम का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, द कंप्लेंट ऑफ वुमेन, कैंटरबरी टेल्स, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, द हाउस ऑफ फेम। तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। डैश इज ए चौसर्स बुक विच हिंट दैट द ग्रांट्स ऑफ चौसर माइट नॉट हैव बीन पेड। चौसर साहब का एक ऐसा वर्क है जो कि ये प्रदर्शित करता है, हिंट देता है कि चौसर साहब को जो पैसे ग्रांट मिलने वाली थी वो नहीं मिल सकी थी। तो इसको आधारित, यानी कि जो पैसे मिलने वाले थे वो नहीं मिले थे, तो इसको आधारित कौन सा ऐसा वर्क है जो इस बात की हिंट प्रदर्शित करता है? कैंटरबरी टेल्स, द बुक ऑफ डचेस, द कंप्लेंट ऑफ चौसर टू हिज पर्स या द नाइट्स टेल। तो भैया देखो, कंप्लेंट ऑफ चौसर टू हिज पर्स, पर्स का कनेक्शन कैसे? ग्रांट से, यानी कि पैसे से। तो नेचुरल सी बात, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। द वर्क ऑफ पर्ल पोइट इंक्लूड। पर्ल पोइट जो हैं उनका वर्क इंक्लूड करता है काय को? क्लीननेस को, पेशेंस को, सर गॉबिन एंड द ग्रीन नाइट को, या ऑल ऑफ द एबव। तो भैया देखो, पर्ल पोइट जो हैं उनके वर्क में क्लीननेस भी है, पेशेंस, धैर्य भी प्रदर्शित करते हैं। इसके पर्ल पोइट में सर गॉबिन एंड द ग्रीन नाइट भी हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 नंबर। विच ऑफ दीज अबाउट चौसर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी बात चौसर के लिए गलत है? चौसर्स फर्स्ट पीरियड बाद फ्रेंच इन्फ्लुएंस, सही है बिल्कुल। चौसर, मैंने जैसा कहा अभी 3 पीरियड में उनकी लाइफ को डिवाइड किया गया है। तो पहला पीरियड जो है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस पर आधारित है। दूसरा, द सेकेंड पीरियड वॉज ऑफ इटालियन इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही है। दूसरा पीरियड इटालियन इन्फ्लुएंस पर आधारित। तीसरा, द थर्ड पीरियड इज नोन एज इंग्लिश पीरियड। उनकी लाइफ के तीसरे पीरियड को इंग्लिश पीरियड कहा गया, जिसमें कि उन्होंने कैंटरबरी टेल्स की रचना की है, ये भी सही है। देयर वॉज ऑल्सो ए फोर्थ पीरियड, ये गलत है। उनकी लाइफ को किसी भी चौथे पीरियड में डिवाइड नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन पोइट, एक अमेरिकन पोइट के अनुसार चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग ए डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। हु वॉज द अमेरिकन पोइट? यानी किस अमेरिकन पोइट ने चौसर साहब के लिए कहा कि चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग ए डायलैक्ट। चौसर ने अपने स्थान की जो आप भाषा नहीं कह सकते, जो बोली थी उसको एक बोली के रूप में पाया, एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, और उसको एक भाषा बना के छोड़ा। तो ये बात किसने कही? मैथ्यू अर्नल्ड, लोबेल, एडवर्ड एल्बर्ट या स्टैनबैक? तो भैया लोबेल साहब ने ये बात चौसर के लिए कही है कि चौसर फाउंड इज नेटिव टंग ए डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार दिस कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ए लार्ज फ्री
sound representation of things that had truth of substance who is referred in the above line। यानी कि मैथ्यू अर्नल्ड साहब ने ये लाइन जो है वो किसके लिए कही, लाइन फिर से सुन लीजिए। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ए लार्ज फ्री साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स दैट हैड ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस हु इज रेफर्ड इन द अबव लाइन्स। तो जॉन गावर, विलियम लैंगलैंड, जॉन बाइक्लिफ या जॉफरी चौसर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये बात मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने जॉफरी चौसर के लिए कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग द रेन ऑफ नॉर्मन किंग्स इट वॉज फैशनेबल टू स्पीक डैश इन अपर क्लास सर्किल्स इन इंग्लैंड। जब नॉर्मन किंग्स का शासन था तो ये फैशनेबल था कि अपर क्लास के लोग अपनी सर्किल में इंग्लैंड में बात किया करते थे। तो किस भाषा में करते थे? नॉर्स भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में, डेनिश लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, फ्रेंच लैंग्वेज में। नेक्स्ट 25। इन कैंटरबरी टेल्स हु हैज ए रेड फेस फुल ऑफ सोर्स। कैंटरबरी टेल्स में वो कौन सा ऐसा पिलग्रिम है जिसका चेहरा जो है लाल है, जिसमें और उसमें ढेर सारे सोर्स हैं, ठीक है, यानी कि दाग धब्बे आप कह सकते हैं, और लाल चेहरा। द समनर, द शिपमैन, द ह्यूमन, द रीप। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, द समनर। नेक्स्ट आता है द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ गॉबर्स कन्फेसियो एमेंटिस इज। गॉबर साहब के द्वारा लिखे गए कन्फेसियो एमेंटिस जो इनका वर्क है उसकी फॉर्म आपको बतानी है। तो देखिए, इएम्बिक पेंटामीटर, एनापेस्टिक ट्राईमीटर, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट या ट्रोचैइक टेट्रामीटर। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ठीक, ये आपका फॉर्म है गॉबर साहब के द्वारा लिखा गया कॉन्फेंसियो एमेंटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। विच कैंटरबरी पिलग्रिम कैरीज ए ब्रूच इंस्क्राइब्ड विद द लैटिन वर्ड्स मीनिंग लव कन्क्योर्स ऑल। कैंटरबरी टेल्स में एक ऐसा पिलग्रिम दिखाया गया है जो कि अपने साथ एक ब्रूच लेकर चलता है और जिस पर शब्द लिखे हुए हैं लव कन्क्योर्स ऑल, प्रेम सभी को जीत लेता है। तो वो किसके पास है? प्रायोरेस के पास, मोंग के पास, वाइफ ऑफ बाथ के पास या स्क्वायर के पास। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, द प्रायोरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। चौसर्स फर्स्ट वर्क द बुक ऑफ द डचेस इज ए ड्रीम पोएम ऑन द डेथ ऑफ। चौसर साहब का पहला वर्क का नाम है द बुक ऑफ द डचेस। ये उनकी एक ड्रीम पोएम है और उन्होंने ये किसकी मृत्यु पर लिखी है? डचेस ऑफ माल्फी की, डचेस ऑफ लैनचेस्टर, डचेस ऑफ स्कॉटलैंड या डचेस ऑफ पेरिस। तो भैया चौसर साहब का द बुक ऑफ द डचेस जो है वह एक ड्रीम पोएम है जो कि उन्होंने डचेस ऑफ पेरिस की मृत्यु पर लिखी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 29। मॉडर्न इंग्लिश इमर्ज्ड फ्रॉम द। अगर हम आधुनिक इंग्लिश की बात करें तो ये इमर्ज है कहाँ से इमर्ज हुई? साउथ मिडलैंड डायलेक्ट से, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से, फ्रेंच लैंग्वेज से या नॉर्थम्बरियन डायलेक्ट से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, यहाँ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से इमर्ज हुई है मॉडर्न इंग्लिश। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप 30 नंबर। हाउ मैनी लीजेंड्स ऑफ गुड वुमेन कुड चौसर कंप्लीट इन हिज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। चौसर साहब का एक सेलिब्रेटेड वर्क है, वर्क का नाम है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में चौसर साहब ने कितनी गुड वुमेन को प्रदर्शित किया है? 6, 7, 8 या 9। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, टोटल 9 वुमेन को प्रदर्शित किया है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। तो ये मैंने 2 वीडियो आपको कंप्लीट कर दिए हैं जो कि प्री चौसेरियन एज और चौसेरियन एज में जो पोइट्री थी उनसे कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने इन 2 वीडियोस में दिए हैं। आप चौसेरियन एज के बाद मैं इस अगला वीडियो जो दूंगा आपको एलिजाबेथन एज के बारे में, वो भी पोइट्री से कनेक्टेड। पहले हम मॉडर्न एज तक की जो पोइट्री से कनेक्टेड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस में क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद ड्रामास के बारे में और उसके बाद फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।